Ladies and gentlemen, please welcome your host for the day. है बिहार डायलॉग 2.0 का कॉन्टेक्स्ट उन्हें वाचडॉग रहे, प्रहरी रहे, या कुछ सकारात्मक भूमिका भी हो सकती है। वही संविधान जो कि मौलिक अधिकारों की बात करता है, उसी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। राज्य के सबसे पहले मैं इस मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और जैसा कि उमेश जी बता रहे थे, इनका मकसद है कि बिहार के विकास के बारे में लोगों की सोच क्या है उसको वे प्रकट करेंगे। और जैसा कि आपने बताया है कि यह एक आप रचनात्मक डायलॉग चाहते हैं, ये जो आपकी सोच है मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं। और जो इस कार्यक्रम के फॉर्मेट के बारे में आपने जानकारी दी, वो अभी ठीक है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सारे दल और चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवार उसकी तैयारी में तल्लीन है। लेकिन लोगों के बीच सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आपने एक मंच प्रदान किया है कि लोग अपनी बात रखें और अपने नजरिए को प्रकट करें। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार में काम करने का मुझको मौका बिहार के लोगों ने दिया है और हमने काम करने की कोशिश की। बिहार का विकास हुआ और विकास के बारे में जो हमारा नजरिया है वो हमारे कार्यक्रमों से प्रकट हुआ। और हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए, ग्रोथ विथ जस्टिस, इंसाफ के साथ तरक्की, यानी समाज के सभी तबकों का विकास होना चाहिए। विकास की मुख्य धारा में जो वंचित तबके हैं, हाशिए पर हैं, उनको लाने की विशेष पहल होनी चाहिए और विकास का लाभ सबको मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और न्याय के साथ विकास का दूसरा मतलब है कि राज्य के सभी हिस्से का विकास होना चाहिए। अगर मोटे तौर पर देखें तो इसका यही मकसद है और उसी को आगे बढ़ाने की हमने चेष्टा की। विकास के लिए एक माहौल बनना चाहिए। माहौल बनाने की भी कोशिश हुई
और उसके अलावे जो मुख्य विषय है उस पर काफी ध्यान दिया गया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और जैसा मैंने पहले ही कहा कि समाज के हर तबके को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम करती है, चाहे वो महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, समाज के वंचित तबके के लोग हों, उनके लिए तो विशेष पहल और सब लोगों के लिए प्रयास होना चाहिए, सबके कल्याण की योजनाएं बननी चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया। बुनियादी ढांचे का विकास बहुत आवश्यक है, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया, और यह सब करने के लिए जिस माहौल की हमने बात की, हमने 2005 में चुनाव के पहले न्याय यात्रा के दौरान दो बातें कही थी। एक का मैंने जिक्र किया और दूसरा कहा था कि कानून का राज कायम करें। तो कानून का राज और न्याय के साथ विकास, दोनों दिशा में हम लोगों ने काम किया और उसका परिणाम भी अच्छा है। आप किसी भी क्षेत्र को देख लें, हमारे यहां बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बेटियों को 5वीं कक्षा के बाद तो स्कूल भेज ही नहीं पाते थे। सेकेंडरी एजुकेशन में तो और कम लोग पहुंचते थे। इसके लिए हम लोगों ने पहल की। कोई 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, नए स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्लासरूम का निर्माण किया गया, और आज उसका परिणाम है कि मुश्किल से 1% के आसपास बच्चे अगर स्कूलों के बाहर रह गए, और इस काम के लिए जो पहल हुई वो सबने देखा है। बिहार के गांव में आप जाते तो आपको ये पता नहीं चलता कि इस गांव में स्कूल है या नहीं है, और स्कूल है तो कहां पर है। आज अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और आप समझ जाएंगे कि यहाँ स्कूल है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी तो उनके लिए पोशाक की योजना है। फिर माध्यमिक शिक्षा में कि कम से कम वो मैट्रिक क्लास तक जरूर पढ़े, तो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। पोशाक की योजना की शुरुआत हमने की थी क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। अब तो वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सबों के लिए है। लड़कियों के लिए उसके आगे क्लास 12 तक के लिए। तो ये धीरे धीरे एक के बाद दूसरे काम है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की तो उस समय के सामाजिक हालात क्या थे। पटना राजधानी है, यहां भी कोई लड़कियों को साइकिल चलाते हुए नहीं देखता था। गांव में लड़कियां साइकिल चलाएंगी इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। आज हर गांव में घर से लड़कियां साइकिल चलाते हुए समूह में निकल रही हैं और स्कूल की तरफ जा रही हैं। इससे एक तरफ जहां लड़कियों की संख्या बढ़ी और लड़कियों की संख्या इस साल क्लास 9 में जब हम लोगों ने योजना शुरू की थी तो उस समय लड़कियों की संख्या थी 1,70,000।
पूरे बिहार में, क्लास 9 में। और अभी क्लास 9 में लड़कियों की संख्या हो गई है 8,15,000 और लड़कों की संख्या अब है 8,28,000। यानी बहुत मामूली अंतर है। लेकिन अगर आप सेक्स रेशियो को कंसीडर करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली अब लड़कियां ज्यादा होगी। तो ये परिवर्तन आया और सिर्फ लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची, उनमें आत्मविश्वास का भाव जगा, आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिली। उनके मन में जो अरमान थे उनको पंख लगे और इसने सिर्फ लड़कियों को स्कूलों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने सामाजिक परिवर्तन लाया। गांव में अगर कोई लड़की पहले साइकिल चलाती तो पूरा गांव आश्चर्यचकित हो जाता और उस लड़की के माँ बाप के पास पहुंचता और यही कहता उसको कि भाई अपनी बेटी को संभालो। आज हालत यह है कि जिस घर में भी लड़की पढ़ने लायक है उस घर से लड़की निकल रही है और साइकिल चलाकर जा रही है। पूरा का पूरा वातावरण बदला। तो इसने समाज में परिवर्तन भी लाया, सोच में भी परिवर्तन आया और फिर अनेक कदम महिलाओं की भागीदारी के लिए जब 50% का आरक्षण बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया और उसके 1 वर्ष के बाद जब अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ तो उसमें भी 50% का आरक्षण दिया गया, तो महिलाएं जीतकर 50% से भी ज्यादा है। क्योंकि जो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं थी वैसे भी बहुत सारी सीटों पर महिलाएं जीत कर आई। तो एक समाज में वातावरण बना जिसका हमने जिक्र किया। पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर किसी का भरोसा नहीं रहा, लोग जाते नहीं। हमने 2006 के फरवरी में एक सर्वे करवाया था और ये बात था कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें औसतन एक महीने में 39 पेशेंट्स जाते थे। एक महीने में मैं कह रहा हूं, मतलब हुआ किसी दिन औसतन एक, किसी दिन कभी काल 2 मरीज आ जाते। और हम लोगों ने जब अस्पतालों की स्थिति यानी 24/7 डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका नतीजा हुआ कि लोगों का फिर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर विश्वास जगने लगा। और आज के फिगर हैं कि ऑन एन एवरेज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 11,000 लोग जा रहे हैं इलाज कराने। तो ये परिवर्तन आया जो बुनियादी चीजें, और इस प्रकार से आप अगर बुनियादी ढांचा को देखें, सड़कों की हालत को देखें, तो 66,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। 5,400 से ज्यादा बड़े पुल बने। छोटे पुल पुलिया का जिक्र हम नहीं कर रहे। हमने लक्ष्य रखा था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 6 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। और अब लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 घंटे में किसी सुदूर इलाके से चलकर यहां पहुंचे। उसके लिए और पूरी तैयारी हो रही है, उसके लिए अध्ययन करके कि आगे और क्या काम करना। बिजली के क्षेत्र में 700 मेगावाट बिहार में बिजली की आपूर्ति होती है और 3,100 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति हो रही है। पर हेड बिजली का कंजम्पशन उस समय 70 यूनिट था।
बढ़कर हम लोग 203 यूनिट पर पहुंचे। 36,000 से ज्यादा गांव में अब बिजली पहुंच गई और 2016 के अंत तक सभी गांव, टोले, बसावट में बिजली पहुंचा दी जाएगी और इस पर तेजी से काम हो रहा है। तो चाहे बुनियादी ढांचे का प्रश्न हो या अन्य बुनियादी बातें हों, उन सबों पर काम हुआ। अब एक जो डेवलपमेंट के लिए जो आधार है उसको तैयार किया गया और अब इसके आगे इन कार्यों को, अब एक एक सेक्टर, हमारे यहां आज भी 76% लोग गांव में हैं और कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। तो कृषि का विकास बिहार के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से कृषि के विकास के लिए, और हमारा कृषि के क्षेत्र में उत्पादन कम था, उत्पादकता कम थी, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। तो हम लोगों ने 2008 में एक कृषि रोड मैप बनाया 4 वर्षों के लिए। उसमें काफी काम हुआ और एक उल्लेखनीय प्रगति हुई। सीड रिप्लेसमेंट रेट काफी बेहतर हुआ। नतीजा हुआ कि आज उत्पादकता भी बढ़ी और उत्पादन भी 2 गुने से ज्यादा हो गया। उससे प्रेरित होकर के 2012 से 17 के लिए 5 वर्षों के लिए एक और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग कैबिनेट की कमेटी के द्वारा किया जाता है और उसमें हर पहलू को हम लोगों ने लाया। लैंड इश्यूज हैं जिसके संबंध रोज लैंड रिफॉर्म से हैं। हमारे रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं, तो नया सर्वे सेटलमेंट का काम शुरू किया गया। उसके बाद कॉन्फिगरेशन का काम होगा, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के काम के लिए डेडिकेटेड फीडर हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट मिले, इसके लिए 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए, इस पर काम शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर, जितनी चीजें कही जाती उसके विकास के लिए काम हो। फिर उनके स्टोरेज की समस्या का समाधान किया जाए। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत वेस्ट होता है, खास करके जो पेरिसेबल कमोडिटीज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, बहुत बर्बाद होती है। तो उसके लिए प्रोसेसिंग का इंतजाम है और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट लोगों को उपलब्ध। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हर एक चीज को शामिल करके एग्रीकल्चर रोड है और उस पर काम हो रहा है। और कोई भी डेवलपमेंट बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थापना की। मानव विकास सूचकांक, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसको तो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने लिए उससे और आगे बढ़ चढ़कर कुछ इंडिकेटर्स तय किए और उसको मॉनिटर करते। और कई प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां उससे दूर हो, बाल विवाह की कुप्रथा, ये जो हमारा सेक्स रेशियो 1917 पर पहुंचा हुआ, ये हो, भ्रूण हत्याएं होती, हमारा फर्टिलिटी रेट जब हमने काम संभाला था तो 4.2 के आसपास था, अब वो 3.5 के करीब पहुंच गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उसको हम 2 पर ले जाएं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जब हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एक आंकड़ों को देखना शुरू किया, तो एक आंकड़े मेरे लिए बड़े
प्रेरणादायी साबित हुई। हमने देखा कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा है, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा कि अगर लड़की मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की हुई है तो देश का भी एवरेज है फर्टिलिटी रेट 2। और हमारे बिहार में भी जिस कपल में लड़की मैट्रिक पास है वो फर्टिलिटी रेट है 2। और उसी प्रकार से अगर +2 पास है तो नेशनल एवरेज है 1.7 और हमारे यहाँ है 1.6। तो ये चीज मुझे ऐसी लगी कि इसके रास्ते से बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमने हर एक ग्राम पंचायत में +2 स्तर तक का एक सेकेंडरी स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया। 2000 से ज्यादा ऐसे ग्राम पंचायत में हो चुका। हमारे यहाँ करीब 4500 ग्राम पंचायत ऐसे थे जहां कोई हाई स्कूल नहीं था, तो वहां ये काम हो रहा। 2000 ग्राम पंचायतों में काम लगा हुआ। हमने देखा कि सिर्फ फर्टिलिटी रेट नहीं उससे इंप्रूव करेगा, वही सिर्फ नहीं घटेगा, बल्कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो बाल विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, नंबर 1। और दूसरी बात है अगर लड़की पढ़ लेगी तो वो भ्रूण हत्या के लिए तैयार नहीं होगी। ये जो कुरीति है हमारे यहाँ कानून के रहते हुए जो हम देख रहे हैं समाज, तो इन चीजों पर हमारा फोकस रहा। तो इन सारे कार्यों को करते हुए अब आगे के लिए कुछ बातों पर मैंने अपने अनुभव के आधार पर सोचा। इसका तो एक मैंने संक्षिप्त जिक्र किया, बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना वक्त न आपके पास है न हमारे पास है, इसलिए इसको कन्फाइन करते हुए आगे पर हम आ जाएं कि हमने उसके बारे में भी सोचा। इतना काम हम कम रिसोर्सेज के रहते हुए भी करने में कामयाब हुए। हमारा बेस भले ही नैरो था, लेकिन जिस ग्रोथ रेट की चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके आधार पर तय किया जाता है, तो हमारे 10 वर्षों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो नेशनल एवरेज से बेटर है, 10% से ऊपर। हम बहुत पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम का प्रश्न हो, जीडीपी में बिहार का शेयर का प्रश्न हो, लेकिन आप अगर प्रतिशत के टर्म में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो काम हुआ उसका परिणाम है कि ये ग्रोथ हमने हासिल किए, उसके परिणाम। तो अब जो इतने वर्षों का अनुभव है इन सब बुनियादी कामों को करते हुए, तो उसके बाद हमने ये सोचा अपने अनुभव के आधार पर और उसको अपने साथ निश्चय के रूप में हमने उसे सार्वजनिक किया। यूथ के लिए बहुत काम हुआ, लेकिन उसके अलावे अगले 5 वर्षों में एक तो हमने अनुभव और दूसरी बात हमने देखा कि कहां तक संभव है, कोई काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि इन सारे कार्यों को जिसका मैंने जिक्र किया उसको चलाते हुए उसके अलावे कुछ और काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ तो बुनियादी जो शिक्षा का उसको किया, और यही नहीं यूनिवर्सिटी भी खुले, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी भी आया, मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट हम लोगों ने IIM के पैटर्न पर स्थापित किया, चंद्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, बिहार में एक और नया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक। इसके अलावा सबसे पहले जो झारखंड में BIT मेसरा हुआ करता था, उसका यहाँ
सेंटर आया, ब्रांच आया और राज्य सरकार ने जमीन और मकान बना, जमीन पर मकान बनाने का पैसा दिया और वो सबसे पहले 2006 में ही शुरू हुआ। IIT भी पटना में आया। ये सारे काम हुए, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना है। तो कुछ बातों के बारे में, आगे के बारे में निश्चय किया, क्योंकि आपने कहा कि कहां क्या करना चाहते हैं, तो मैं अब तक के कामों की पृष्ठभूमि में आगे कहां जाना है उसके बारे में, जो अपने निश्चय है उसके बारे में मैं थोड़ी संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो उसमें है कि जो स्टूडेंट पढ़ते, हमने काफी कोशिश की। साल के हर पहले SLBC मीटिंग में, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में हम जाते रहे, और ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इन सब चीजों को के बारे में जो कहना है वो तो कहते ही रहे, लेकिन साथ साथ हमने एजुकेशन लोन पर बहुत जोर दिया था। अब हम लोगों ने तय किया है कि भाई हम राज्य सरकार की तरफ से पहल करेंगे और जो भी क्लास 12 के बाद स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहेंगे उनको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 3%, तो जहां से भी ले। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखा कि सभी तरह के यूथ होते हैं। एक जो है वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते, बहुत लोग होते हैं जब इतना पढ़ लिया तो कोई स्किल उनको हासिल हो जाए ताकि वो रोजगार तलाश सके। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बिहार में, जिसका जिक्र मैं नहीं कर सका, स्किल डेवलपमेंट मिशन यहाँ बनाया है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल करने का हम लोगों का निर्णय है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं। ये जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, उसके पहले से वो काम हम लोग कर रहे हैं, आवश्यक है। तो एक चीज और हम लोगों ने सोचा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, अब उसका कोई बहुत अर्थ बचा नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकिन फिर भी हम यूथ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और कई बार देखा गया है कि अगर उनको थोड़ा ज्ञान दे दिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा का ज्ञान दे दिया, बोलचाल की अंग्रेजी जान जाए, हिंदी ठीक से बोलने लगे, तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ आज कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान बहुत आवश्यक है किसी भी काम के लिए। तो हर एक इच्छुक को ये 2 काम हम लोग कराएंगे, और ब्लॉक लेवल पर इसका सेंटर है, जितने लोग रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के और सारे काम लोग तो करेंगे। ये बेसिक मिनिमम जो भी इच्छुक होगा उसको इतना कराएंगे, और ये प्रेरणा मुझको मिली है। हमने जो कहा वंचित तबके हाशिए पर, तो हमने शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो और ज्यादा हाशिए पर थे उस तबके की पहचान महादलित के रूप में की, और उनके विकास के लिए हमने कार्यक्रम बनाया, और महादलित विकास मिशन के माध्यम से मिशन मोड में वो काम होता है। तो हमने देखा कि उन बच्चों को जो महादलित समाज के हैं, उनको अगर बेसिक अंग्रेजी बोलने चालने आ जाए तो हमने देखा कि बहुत प्रभावी है, और 3 से 6 महीने का वो कोर्स है। तो हमने कहा कि ये सबके लिए हो सकता है। तो एक तो हमारा लक्ष्य है कि वो सबको उपलब्ध कराएंगे, हर किसी के लिए, और इसके अलावा और भी जो कौशल विकास के जितने काम है वो तो होंगे। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर और भी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 और नए मेडिकल कॉलेज। एक जो नॉर्म्स है देश में, कहा गया है कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो था नहीं, तो अब उसकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये 5 और मेडिकल कॉलेज जो अब तक के स्वीकृत हैं, जिस पर काम हो रहा है, उसके अलावा इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक
और फिर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक उनका काम हमने देखा है कि वो नर्सिंग के सेक्टर में जाना चाहती है, तो हमारे नर्सिंग स्कूल्स की भी कमी थी, खोली जा रही। तो नर्सिंग स्कूल, हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने की है। तो इस प्रकार से जितने तरह की चीजों की मांग है, वैसे सब चीजों के लिए इंस्टीट्यूशन स्थापित करना। और इसके अलावा एक कमी हम अपने यहाँ बिहार में और देखते हैं, जिसका अनुभव हमें हुआ कि बहुत होते हैं जो यूथ जो काम तलाशते हैं, लेकिन माँ बाप गरीबी के कारण उनकी मदद नहीं कर पाते। काम तलाशते में उनको कई जगह जाना पड़ता है, जाने के लिए रास्ते का खर्च चाहिए, जहां जा रहे हैं काम तलाशते हैं वहां रहने का भी खर्च होता है, उनके पेरेंट्स देने की स्थिति में नहीं रहते। तो वैसे तबकों के लिए भी हमने एक कार्यक्रम सोचा है उस निश्चय में कि 20 से 25 साल की आयु के बीच में जो किसी प्रकार से अन्य कोई सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को 2 वर्ष उनकी इच्छा से रोजगार तलाशने के लिए स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा, 1000 रुपये प्रति माह के, और साल में 9 महीना ये उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वो रोजगार तलाशना चाहते हैं तो रोजगार तलाश। इसके अलावा बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने वेंचर कैपिटल फंड 500 करोड़ रुपए का स्थापित करने का एक निर्णय लिया। और उसके साथ साथ यह हम लोगों ने तय किया है कि इन दिनों जो हायर एजुकेशन में टेक्निकल साइड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। और वाईफाई के जरिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही पॉपुलर है, लोग एस्पायर करते हैं। हमने बिहार में एक प्रयोग शुरू किया था, पूरे अशोक राजपथ पर फ्री वाईफाई सर्विसेज देने की 2-2.5 साल पहले। तब हम लोगों ने तय किया है कि जितने हमारे यूनिवर्सिटी और जितने कॉलेज हैं, सबों में फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सारे को यूथ से रिलेटेड। इसके अलावा हमने आपको जिक्र किया कि 2016 के अंत तक हर एक गांव, टोले और बसावट तक, हैबिटेशन तक बिजली पहुंचा देंगे। लेकिन लोगों को अपने घर में कनेक्शन लेना होता। सर्टेन कैटेगरी के लोगों के लिए सरकार सुविधा देती है, प्रदान कर देती है। तो एक हम लोगों ने तय किया है कि जो हर एक हाउस होल्ड तक कनेक्टिविटी, बिजली का कनेक्शन सरकार अपनी तरफ से प्रदान करती है। एक चीज और हम लोगों ने देखा है कि ये ड्रिंकिंग वाटर, आज भी बिहार में कुएं या चापाकल पर लोग हैंडपंप्स पर बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा होती है कि उनको भी पाइप वाटर सप्लाई मिले, नल का पानी वो भी प्राप्त कर सके। और अभी हमने देखा कि बिहार में पाइप वाटर सप्लाई से 4% हाउस होल्ड कवर्ड। तो हमने इसको एग्जामिन किया और अध्ययन किया, यह काम किया जा सकता है। अभी जितने भी काम हो रहे हैं पाइप वाटर सप्लाई के लिए, उसके हिसाब से लगभग 20% तक हम पहुंच जाएंगे 2017 के बीच तक। तो हमें इस बात की प्रेरणा हुई कि हम एक एक हाउस होल्ड को क्यों नहीं पहुंचा, और उसके लिए हमने काफी रिसोर्सेज को भी एनालाइज किया। तो मुझको लगा कि ये डूएबल है। एक निश्चय हमारा यह भी है कि हर घर को पाइप वाटर सप्लाई। फिर हम लोगों ने सड़कों का बहुत निर्माण किया, गांव तक सड़क पहुंचा, लेकिन गांव के अंदर की गलियां वैसी कच्ची, कुछ गांव में बना, ग्राम पंचायत के स्तर से बना, या एमएलए
फंड से बन गया, एमपी फंड से बन गया। सरकार की तरफ से अपनी कोई योजना नहीं, हमने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसमें पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर गांव की गली और नाली के पक्कीकरण के लिए आप स्कीम करेंगे तो हम बिल्कुल उतना ही पैसा आपको एडिशनल ग्रांट देंगे। लेकिन खैर उससे उतना ज्यादा काम कुल मिलाकर भी नहीं हो पाया। तो एक निश्चय है कि हर गांव के गली और नाली का पक्कीकरण करें और फिर उसी तरह से शौचालय निर्माण हर हाउस होल्ड को। अभी मैं एक बात बता दूं आपको, शहरों में शौचालय की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें 4,000 रुपया मिलता है शहरों में, और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि 1,113 रुपया वो देगा। 5,000 रुपये में कोई शौचालय नहीं बनता। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया है जिसको लागू कर दिया है। वो 7 निश्चय में नहीं, वो पहले से ही हो चुका है कि शहरों में कोई शौचालय बनाना चाहे तो 4,000 रुपये केंद्र सरकार के, हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 8,000 रुपये दें ताकि 12,000 रुपये में शौचालय बन जाए। तो गांव में और शहरों में शौचालय निर्माण में जो लागत आ रही है ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हर परिवार, चाहे वो बीपीएल परिवार हो या एपीएल परिवार, उनको ये चीज उपलब्ध कराई जाए। तो इस प्रकार से ये सारे काम जो हमारे निश्चय है आगे के, उसमें इन चीजों के बारे में हम लोगों ने सोचा है कि जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये नए काम और किए जाएंगे। तो इसको भी करना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि बिहार के विकास की एक मजबूत बुनियाद और बन जाएगी। और एक चीज और है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। बाहर जाने वाले लोगों की संख्या घटी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो एक चीज जो हम प्रारंभ से और जो हमारे दोनों सदन, हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सर्वसम्मत प्रस्ताव, और वो बिहार के लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो निवेशक यहाँ पूंजी लगाएंगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स होगी अन्य राज्यों की तरह। तो यहाँ लोग आकृष्ट होंगे पूंजी लगाने से। वरना कैसे आकृष्ट होंगे? हमने तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी बहुत जबरदस्त बना रखी है, बहुत सहायता मिलती है। फूड प्रोसेसिंग में तो और ज्यादा सहायता देते हैं। आया है निवेश, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो जब तक कर से मुक्ति नहीं मिलेगी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, तो पूंजी लोग नहीं लगा पा रहे हैं। पूंजी लगाएंगे तो यहाँ भी इंडस्ट्री आएगी, तो यहाँ उस सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी और पैदा होगी। तो ये तो एक बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। लेकिन बाकी जो काम है जिससे ग्रोथ इंक्लूसिव होता है, सबको उसका लाभ मिलता है। और एक पॉलिसी हमारी रही है, वह रही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम यूनिवर्सली एप्लीकेबल, अब साइकिल की हो जाए तो सबके लिए लागू, ये नहीं किसी खास तबके के लिए, सबके लिए लागू। और स्कॉलरशिप वगैरह में भी जो छूटे हुए थे, वो अपर कास्ट के भी जो 1.5 लाख की सालाना आमदनी वाले परिवार उस सीमा तक, उनको भी अब इस दायरे में लाया गया। बैकवर्ड क्लासेस में भी पहले अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ये सब कवर्ड थे। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश होती है। और दूसरी चीज हमने ये देखा है कि जब हम साइकिल योजना ला रहे थे तो उस समय हमारे सरकार में भी काफी डिबेट हुआ कि हम साइकिल दे लो,
कि उस पर राज्य सरकार का कोई निशान होगा, लोग जानेंगे कि राज्य सरकार ने साइकिल दी। उस समय भी हमने कहा कि नहीं, हमें सीधे पैसा देना चाहिए और उनको साइकिल खरीदना चाहिए। और आज देख लीजिए पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है कि सरकार साइकिल खरीदने के लिए पैसा देगी, कैश ट्रांसफर। और हमारे यहाँ की योजना बहुत कामयाब हुई। इंडिपेंडेंट असेसमेंट साइकिल योजना लागू करने के 2 साल के बाद किया गया था, तो पता चला कि भाई 92% इफेक्टिव। तो हमने इस क्षेत्र में इंप्लीमेंटेशन के क्षेत्र में भी काफी प्रयोग किए और उसके नतीजे सामने आए। तो ये काम करते रहे हैं, काम करने की आदत है, काम करने का अवसर मिलेगा तो काम करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा एजेंडा है नहीं, लेकिन डेफिनेटली काम के लाभार्थी हर तबके के लोग होते हैं और समाज के हर सेक्शन के लिए और हर इलाके के विकास की योजना और उसका लाभ लोगों को मिला। इसलिए अगर विकास कोई एजेंडा हो तो विकास तो सामने है। अगर विकास एजेंडा न हो, विकास का एजेंडा अगर मुखौटा बनाकर पेश किया जाए और उसके अंदर दूसरे डिवाइसिव एजेंडा हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर विकास एजेंडा हो और सिर्फ विकास हो तो फिर चर्चा होती है विकास का मतलब क्या है, विकास का नजरिया क्या होता है। ऐसा विकास जिसे चंद हाथों में पूंजी आई, पैसा आया, लेकिन बाकी जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो पोषण के हों, महिलाओं के विकास के हों, समाज के वंचित तबकों के विकास के हों, उस मामले में आपका परफॉर्मेंस ठीक न हो तो फिर उस विकास का कोई मायने नहीं। जब विकास की बात होगी तो विकास के नजरिए पर चर्चा, कि विकास का नजरिया क्या है, वो विकास इंक्लूसिव है या नहीं, ये ग्रोथ इंसाफ के साथ है या नहीं, सबको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ जाए लेकिन उसका लाभ समाज के अंतिम इंसान तक नहीं पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े, ऐसा है कि सबसे बड़े निजी चैनल हैं टीवी 18 में, तो बहुत लोग हैं हमारे, ईटीवी भी उसी में है। जगदीश चंद्रा के सामने बैठे हुए अभी बाहर मिले तो हमने कहा कि भैया बाकी एंकर को तो अब अनएम्प्लॉयड कर दीजिएगा, खुद ही एंकरिंग इतना करते हैं। तो ये सब चैनल, इतना बड़ा नेटवर्क है और आपने डायलॉग शुरू किया है, तो ये खुशी की बात है। लेकिन डायलॉग हो डेवलपमेंट पर और विकास का क्या नजरिया हो। मैं देखता हूं इन दिनों कि विकास के नजरिए से भटकाने के लिए कुछ बातें बड़ी मुखर होकर रख दी जाती, आप विकास को भूल जाइए। और मैं तो इन दिनों देख रहा हूं कि भाई जो काम है, मैं एक ही बात कहूंगा और अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि जो काम है ये लोग देख रहे हैं और बहुत चीजें ऐसी हैं जिसका एहसास है। अब ये लोगों को डराने की भी कोशिश बहुत होती है अपने अपने ढंग से, लेकिन ये तो एहसास की बात है, लोगों को क्या एहसास हो। तो जो भी है बिहार के लोगों के सामने है और आगे काम करने का मौका मिलेगा तो उसका भी मेरे पास सुस्पष्ट एजेंडा, डे वन से हम काम करेंगे। हमको डिबेट लोगों के बीच में जाते हैं और एक बात हमने महसूस की है कि लोगों के बीच जाने से दिशा मिलती है।
इसलिए मैंने उसको संक्षेप में कहा अनुभव क्या था। अनुभव वो सरकारी काम करने का या जनप्रतिनिधि होने के नाते का सिर्फ अनुभव नहीं, जो लोगों के बीच में जाते, लोगों की बात सुनते, वो जो समझ पाते, उन सब चीजों के आधार पर जो दिखता है लोगों की आकांक्षा क्या है। और मैं जानता हूं कि जब काम होने लगता है तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, और इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी चीज है आकांक्षा। वो आकांक्षा तो पैदा हो गई लोगों के मन में, और अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शब्द नहीं होने चाहिए, उसके लिए निश्चित और ठोस कार्यक्रम होना चाहिए, और वह भी कार्यक्रम। इसलिए अगर डेवलपमेंट एजेंडा है तो इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता की बात नहीं। लेकिन एजेंडा कोई और हो तो उसके बहुत एक्सपर्ट हैं समाज में, उसका विशेषज्ञ मैं नहीं, बहुत विशेषज्ञ हैं। हमने जो कुछ भी कहा है वही कहा है जो किया है, और वही कह रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।